गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोगों की बात चल रही थी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स हैं, वेदर उनका कनेक्शन पीएनएल से हो या फिर बैलेंस शीट से हो, उनका ऑडिट हम कैसे करेंगे। और जैसा लास्ट की दोनों क्लासेस के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि जितना आप लोगों ने अब तक ऑडिट के अंदर पढ़ा प्लस जितना एडवांस अकाउंट्स के अंदर पढ़ा, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे इस चैप्टर में आपकी यूटिलाइज होने वाली हैं। और जैसा कि ट्रेड रिसीवेबल्स आपको मैंने घर से पढ़ के आने के लिए बोला था, अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको ये चीज समझ में आएगी, श्योरली समझ में आएगी कि पॉइंट्स वही है जो ऑलरेडी आपको पता है। सिर्फ एक सिस्टम यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे अपने को एग्जाम में आ जाए तो प्रेजेंट करना है। और रियल लाइफ के अंदर भी ऑडिट बिल्कुल इसी तरह से हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल में भी आपको वही 5 चीजें चेक करनी है। बैलेंस शीट के आइटम्स के लिए 5 पॉइंट्स हम लोग चेक कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस होना चाहिए। सेकंड नंबर पे सारा कंप्लीटनेस, जितना भी उस पीरियड से रिलेटेड है सब कुछ आ गया है। वैल्यूएशन उनका जो है बहुत प्रॉपर तरीके से हुआ है। एंटिटी की ओनरशिप उसके ऊपर है, ये चेक करना है। और देन एफआरएफ के हिसाब से उनका प्रॉपरली डिस्क्लोजर है कि नहीं है, प्रेजेंटेशन है कि नहीं है, ये हमको देखना चाहिए। बराबर 5 चीजें देखेंगे अपन यहाँ पे भी। अब ऑडिट प्रोसीजर कैसे करना है, सबसे पहले हमने कहा एग्जिस्टेंस कैसे चेक करें। तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए चेक वेदर देर आर कंट्रोल इन प्लेस टू इंश्योर दैट इनवॉइस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड मोर देन वंस। अब ये बहुत कुछ आपको वैसा ही लगेगा जैसा हमारा सीधा सीधा से पॉइंट जो हमने सेल्स का लिया था, बराबर, क्योंकि डेटर से कनेक्शन है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या हो गया, यहां पे डेटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियस जैसा सेल्स में हमने पढ़ा था, उधार की सेल्स है, तो बट ऑब्वियस डेटर्स हमारे बन गए यहां पे। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना चाहिए, इनवॉइसेस चेक करिए प्रॉपर है कि नहीं, कोई डबल इनवॉइस तो नहीं है। सेकंड नंबर, ट्रेड रिसीवेबल जो है इसको ट्रेड करिए। ट्रेड रिसीवेबल लेजर जो है वो जनरल लेजर से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, प्राइमरी बुक्स। और ऐसा ही आपका डी पॉइंट में पहले ले लेता हूं कि जनरल एंट्रीज और पोस्टिंग जो आपने कर रखी है रिसीवेबल अकाउंट में, उसको भी मैच करके देखिए कि ताकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई वाकई में ट्रेड रिसीवेबल जो है वो मेंटेन हुआ है। नाउ रिसीवेबल रिपोर्ट का जो टोटल है, बराबर, वो भी आप लोग को अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं ना अपन, तो वो भी अपने को देख लेना चाहिए। फिर ये देखिए कि जो भी रियलाइजेशन हुआ, मतलब जो भी पैसा आ रहा है वो रिकॉर्डेड कैसे हो रहा है, इनवॉइस वाइज और नॉट, कि भाई जो इनवॉइस हमने भेजे उसके हिसाब से पैसा आ रहा है, बराबर। इफ नॉट, चेक द मनी रिसीव फ्रॉम डेटर इज एडजस्टेड। अब क्रोनोलॉजिकल जो तरीका हमारा है, इनवॉइस वाइज है, वैसे हुआ है कि नहीं हुआ है, और फीफो बेसिस के ऊपर होना चाहिए। यानी सबसे पहला बिल जो है वो एडजस्ट सबसे पहले करना है। हमने कहा सर ये क्या चीज है, आप लोगों को याद हो तो आपके लॉ में फाउंडेशन में आप एक पॉइंट पढ़ के आए थे, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, बराबर, जिसमें हमने कहा था कि किसी एक ही डेटर के साथ में हमारे कुछ एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हैं, बराबर। एक ही डेटर को हमने उधार के ऊपर 2-3 बार अपना माल बेचा है। पहले वाले में हमारा इनवॉइस नंबर 101 गया था, फिर दूसरे वाले में कोई 209 इनवॉइस था, अलग अलग टाइम पे हमने उधार बेचा। भाई इतना गैप इसलिए क्योंकि दूसरों को भी तो बेचा होगा। फिर मान लीजिए हमारा 279 का एक और 3 तरह के हमारे इनवॉइस हमने बना करके भेजे थे, जिस पर अलग अलग पैसा हमारे पास में आना है, बराबर। तो अब जब ये बंदा, मान लीजिए कि ये 50,000 का माल यहां पे बेचा था, यहां पे हमने 40,000 का बेचा, यहां पे मान लीजिए 20,000 के गुड्स सेल किए। अब मान लीजिए सामने वाले ने अगर हमको 30,000 का पेमेंट किया है, बराबर, डेटर का पेमेंट आया 30,000 का उसने दे दिया। तो अब ये 30,000 आप किससे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि किसी में नहीं हो रहे हैं। तो हमारा तरीका जो वहां अपन ने पढ़ा, फीफो मेथड यूज होना चाहिए। फर्स्ट इनवॉइस ये है, तो इसी से हमको ये 30,000 एडजस्ट करके 20,000 का बैलेंस लिखना है। बाकी का बैलेंस अभी पड़ा रहेगा जब तक और पेमेंट नहीं आता है। तो वो चीज हमने बोली कि जो भी इनवॉइस वाइज चेक है वो अपने को यहां पे कर लेना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इफ रियलाइजेशन इज मेड ऑन अकाउंट, वेरीफाई द कंपनी हैज ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम द डेटर। वही हो गया कि रियलाइजेशन इन अकाउंट का मतलब पूरा का पूरा। अब आप देखें कि अपन इस तरीके से भी कर सकते थे कि 50 और 40, ये हमारा 90 + 20, 1,10,000 रुपए जो है वो हमारा सीधा सीधा इस बंदे का अकाउंट में बैलेंस बन रहा है, ठीक है। तो
ये भी एक तरीका हो सकता है कि भाई 1,10,000 का बैलेंस है, इसमें से चलिए सर 30,000 आ गए हमारे पास में और अभी हमारे पास 80,000 का बैलेंस बच गया। कौन सा क्या नहीं पता, 80,000 का बैलेंस हमारे पास में भी है, जैसे अकाउंट्स के अंदर हम लोग करते भी है। तो यहाँ आप थर्ड पार्टी कंफर्मेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ देख सकते हैं, ऐसे 505 में आप पढ़ करके आए हो कि थर्ड पार्टी कंफर्मेशन हम किस तरीके से लेने वाले हैं। ठीक है, नाउ चेक कर लो रिसीवेबल फॉर अदर देन सेल्स और सर्विसेज हैं, उनको इस लिस्ट में इंक्लूड तो नहीं किया है, क्योंकि यहां जो हम ट्रेड रिसीवेबल्स की बात कर रहे हैं उनका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो सेल्स हमने किया या जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड की उसी से रिलेटेड ट्रेड रिसीवेबल से है, उसी से रिलेटेड रिसीवेबल से है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने कहा सर इतने सारे पॉइंट्स हमको याद कैसे रहेंगे। मैंने आपको फिर से कहा, देखिए कोई मेमोरी टेक्निक की इधर जरूरत ही नहीं है, ये इधर है सारा मेमोरी टेक्निक आपके, क्योंकि टेक्निक्स अगर आपने याद कर भी ली तो एग्जाम के अंदर इतना सारा मैटर रहेगा, इतना सारा मिक्स होगा, तो जहां मेन हेडिंग्स की जरूरत है ओके, अदरवाइज ऑडिट प्रोसीजर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। हमने कहा कि सर ट्रेड रिसीवेबल कैसे चेक करें, तो सबसे पहले सर इनवॉइसेस चेक कर लो, बराबर, फिर रिसीवेबल रजिस्टर चलो चेक कर लो, फिर रिकंसाइल कर लो जनरल एंट्रीज और प्रॉपर अकाउंट में एंट्रीज हुई है कि नहीं हुई है, ये आपने चेक कर लिया। फिर आपने थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लेकर के देख लिया कि थर्ड पार्टी कंफर्मेशन पता लग जाए कि डेटर कौन है कितने हैं, बस यही सब बेसिकली हमको यहां पे करना है, और क्या वो मैटर है। ठीक है, फिर आया कि जैसा आपने पहले वालों में भी लिखा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जहां पर भी हैं उन पर स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत रहेगी। तो अगर रिलेटेड पार्टी रिसीवेबल्स हैं तो चेक कर लीजिए कि प्रॉपरली ऑथोराइज हैं कि नहीं, फिक्स पॉइंट याद रखो जो सब में अपन लिख दें, और देन ये आर्म लेंथ के ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ है, रीजनेबल है कि नहीं है, ये चीजें अपन पहले से पढ़ चुके हैं, वो सेम आपको यहां पे लगानी है। सेम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ। रिसीवेबल्स हैं तो सेल के साथ में आप इसको देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, बराबर। सेल्स और आपके अकाउंट रिसीवेबल्स जो भी है ट्रेड रिसीवेबल है, इनका आपने रेशियो निकाल लिया। इस रेशियो को आपने मैच करके देख लिया प्रीवियस ईयर से, सेम एज इट इज। आप अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को इससे चेक कर पाएंगे, है ना। सबसे बड़ी बात क्या रहेगी कि जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस रहेंगे फिर आपने पिछली बार से कंपेयर करके देख लिया, फिर अगर दिखता है कि कुछ वेरिएशन आ रहा है तो आपने मैनेजमेंट से क्वारी वगैरह कर लिया, तो वो सब चीजें अपन यहां पे करके देख सकते हैं। नाउ अनदर पॉसिबल कंपैरिजन ऑफ रिसीवेबल टू करंट एसेट ऑल्सो मेजर द एवरेज कलेक्शन पीरियड। हमने कहा सर ये क्या चीज हो गई भाई, एक तरीका हमारे पास में और है कि करंट एसेट में ये मैटर कितना है हमारा, देखिए यहां अंडरलाइन कर देता हूं मैं, ऑल्सो मेजर द एवरेज कलेक्शन पीरियड। भाई करंट एसेट में कितना पोर्शन इसका है हमने वो भी चेक करके देख लिया, प्लस साथ में एवरेज कलेक्शन पीरियड कितने टाइम में पैसा हमको मिल जाता है वो हम कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से, ये ध्यान में रखेंगे। नाउ मेक इंक्वायरीज अबाउट रीजन, जैसे मैंने कहा ना ट्रेंड जहां चेंज होता है आपको दिख रहा है कि यार ट्रेंड चेंज है, पिछली बार से इस बार का चेंज है, वेदर किधर भी हो, ठीक है, तो किधर भी का मतलब कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है पिछली बार से, तो उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो, अपने वर्किंग पेपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हो, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। तो दिस इज सिंपली एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। फिर हमने ले लिया एनालिटिकल प्रोसीजर, इसमें दो तीन चीजें दिमाग में रखो, रेशियोज निकाल के देखिए, ट्रेंड चेक कर लीजिए, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस पता लग जाएंगे, मैनेजमेंट से क्वारीज कर लीजिए, सब में जहां जहां लिख रहे हो फिक्स पॉइंट है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस चेक करने के लिए दो चीजें जरूर लिखो, प्रॉपर ऑथोराइज है कि नहीं है, और सेकंड नंबर आर्म लेंथ के ऊपर है कि नहीं है, दो चीजें आपको चेक करनी है, फिक्स टू फिक्स पॉइंट है, ठीक है। नाउ कंप्लीटनेस के लिए कट ऑफ प्रोसीजर इसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है कि नहीं, द ऑडिटर नीड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ करेक्ट एंड प्रॉपर कट ऑफ। कट ऑफ मैंने आपको बताया, कट ऑफ का मतलब क्या होता है हमेशा कि 31 मार्च तक की ही एंट्रीज उसमें आनी चाहिए, बराबर। उस अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च से रिलेटेड चीजें उसमें होनी चाहिए, दूसरे पीरियड की प्रीवियस पीरियड के नहीं आ जानी चाहिए, वो अपने को ध्यान में रखना, एक्सेप्ट बैलेंसेस, बराबर। तो हमने कहा द ऑडिटर नीड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ ऑफ करेक्ट एंड प्रॉपर कट ऑफ। विदाउट अ करेक्ट कट ऑफ सेल्स कुड बी अंडर स्टेट और ओवर स्टेट, आप जानते हो, और अगर ऐसा हुआ तो डेटर पे इफेक्ट आने ही आना है। हेंस नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग कट ऑफ टेस्ट। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, फॉर द इनवॉइस इशूड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, 5 दिन, मैंने उस दिन आपको कहा था 25 मार्च से 31 मार्च करीब देख लेना चाहिए, क्लोजर द रिपोर्टिंग डेट या कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट हमेशा क्या रहेगी, 31 मार्च रहेगी, विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द डेटर।
तो क्या पिछले 5 दिनों में डेटर्स हमारे बढ़े हैं क्या? ठीक है, ये मैंने आपको कहा था कि कई बार सेल्स को रेस करने के लिए, बैलेंस शीट को ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए हमने लास्ट के 5 दिन में सेल दिखा दी और देन उसके बाद में नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में वापस हमने सेल्स रिटर्न दिखा दिया। तो यह आपको देखना चाहिए कि क्या अगले साल के शुरुआत में सेल्स रिटर्न बढ़ गया है क्या? अभी वो भी चेक करते हैं। सेलेक्ट फ्यू इनवॉइस फ्रॉम द अकाउंट रिसीवेबल, एजिंग रिपोर्ट एंड कंपेयर देम टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, कुछ इनवॉइसेस आपका जो एजिंग शेड्यूल आपने बनाया होगा, जो पुराने हमारे डेटर्स काफी हो गए हैं बराबर, तो एजिंग शेड्यूल की भी इतने महीने पुराना, 6 महीने से ज्यादा पुराने, 6 महीने से कम पुराने, अलग अलग डेज के हिसाब से कुछ उनके इनवॉइसेस लेकर के फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख लो कि हाँ भाई वाकई में एजिंग है नहीं है, वो अपने को चेक करना चाहिए। मैच इनवॉइसेस टू शिपिंग डिस्पैच लॉग, ये पहले भी आया था, है ना, जो आपका इनवॉइस का डेट है और शिपिंग का डेट है उससे मैच कर जाएगा कि हाँ इस डेट पे इनवॉइस बना और इसके बाद अपन ने शिपिंग किया है बराबर, तो वो डेट मैच करके आपको पता लग जाएगा कि हाँ सच में डिस्पैच हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। फिर रिव्यू द रिसीविंग लॉग टू सी इफ द कंपनी हैज रिकॉर्डेड एंड इनऑर्डिनरी लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर रिटर्न आफ्टर द ऑडिट पीरियड। समझ रहे हो आप लोग? अभी जो मैंने आपको कहा था इसको वापस से देखिए, इनऑर्डिनरीली लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर रिटर्न, जिसको आप लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न आफ्टर द ऑडिट पीरियड। एक बड़ा तरीका प्रॉफिट रेस करने का ये था कि हमने लास्ट के 5 दिन में सेल्स को खूब दिखा दिया, उधार सेल दिखाया, डेटर बढ़ गए, इधर सेल भी बढ़ गई और अगले साल के शुरुआत के 4-5-10 दिन में हमने वापस सेल्स रिटर्न दिखा दिया। तो कहीं बड़ा सेल्स रिटर्न तो नहीं है, ये भी चेक करिए। स्टडी करिए यहाँ पे डिस्काउंट देने की क्या आपकी पॉलिसी है और इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड है डिस्काउंट देने का, वो भी चेक करिए। कहीं ट्रेंड, सर डिस्काउंट देने में क्या दिक्कत हो सकती है भाई? इंडस्ट्री का ट्रेंड 10% डिस्काउंट का है, आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया है। अब 20% का डिस्काउंट में ये भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट जो है वो ऑफिसर जो भी रहेंगे उन्होंने अपने पॉकेट में डाल दिया, सामने वाले को दिया 10% का डिस्काउंट है, बुक्स के अंदर 20% का डिस्काउंट दिखा दिया और 10% बीच में जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो अपने पॉकेट में डाल दिया, कुछ भी हो सकता है, तो अपने को चेक करना चाहिए। नाउ स्टडी द सिस्टम ऑफ गिविंग डिस्काउंट के बाद में रिव्यू क्रेडिट मेमोज। बट ऑब्वियस है कि जब उधार के अंदर या रिटर्न्स वगैरह हैं तो क्रेडिट मेमो वगैरह बने होंगे, तो वो भी अपने को प्रॉपर ऑथराइज है कि नहीं, ये चीजें चेक कर लेना चाहिए बराबर। ये पोर्शन भी हमारा हुआ। नाउ सर वैल्यूएशन कैसे चेक किया जाए? वैल्यूएशन के लिए assess the allowance for doubtful accounts, review the process followed by the company to derive an allowance for, जो आप डाउटफुल टैप्स के लिए प्रोविजंस और वगैरह बनाते हैं वो हमको प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यूएशन जो है वो कर पाए। फिर एजिंग रिपोर्ट आपको लेनी चाहिए दोनों तरफ, डेबिट क्रेडिट बैलेंस और एजिंग रिपोर्ट में आपको मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, जो पुराने कितना, हाँ स्प्लिट बिटवीन नॉट करेंटली ड्यू, ऐसे जो अभी ड्यू नहीं हुए हैं या 30 दिन पुराने हो चुके हैं, 30 से 60 डेज ओल्ड है, 60 से 180 डेज ओल्ड है, 180 से 365 के बीच में ओल्ड है, 365 दिन से भी ज्यादा जो है वो ड्यू होने के बाद हो चुके हैं बराबर। ऑल्सो ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ डेटर अंडर लिटिगेशन। भाई ये भी हो सकता है जब इतना पुराना डेप्ट है, पैसा नहीं आ पाया है, तो हमने केस वेस किया हुआ है, हमारा मैटर कोर्ट में चल रहा है, तो वो भी अपने को रिपोर्ट जो है वो ले लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ लिटिगेशन किसके साथ में चल रहा है। थोड़ा सा प्रोविजन जो बैड डेप्ट का है वो बनाने में वो हमको ईजी रहेगा। नाउ बैड डेप्ट राइट ऑफ अपने को देखना पड़ेगा, प्रिपेयर शेड्यूल इसके लिए बनाना चाहिए, अकाउंट्स के अंदर आप लोग बनाते हो बैड डेप्ट का, और चेक राइट ऑफ और अदर रिडक्शन इन रिसीवेबल बैलेंसेस हैव बीन अप्रूव बाय एप्रोप्रिएट मेंबर। अब जो भी राइट ऑफ हो रहा है या जो भी रिडक्शंस हो रहे हैं वो मैनेजमेंट ने प्रॉपर तरीके से, या जो फाइनेंस डायरेक्टर है, फाइनेंस कंट्रोलर है या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, आपका सीएफओ वगैरह, उसने ऑथोराइज किया है, ये अपने को देखना चाहिए। तो सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम में अपन देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा, लेकिन पॉइंट्स कल को उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन इस पे बना दिया कि आप ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे ये बताइए, और 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो वी हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स, अपने को लिखना पड़ेगा। तो दिमाग में रखिए वैल्यूएशन के लिए क्या किया सर, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स के प्रोविजन चेक किए, एजिंग शेड्यूल मंगवाया जिसमें हमने सारे देख लिए जो करंटली ड्यू नहीं हुए या 30 डेज हो गए उनको ड्यू हुए, या 30 से 60 हो गए, 60 से 180 है ना, 180 से 365 या उससे भी पुराने, देन लिटिगेशन मंगा लीजिए। फिर इंडस्ट्री का मतलब ट्रेंड क्या है, प्लस एनडीडी की पॉलिसी क्या है राइट ऑफ वगैरह करने की, वो अपने को देख लेना चाहिए। मैनेजमेंट से प्रॉपर ऑथराइजेशन है कि नहीं, ये चीज चेक कर लेनी चाहिए। तो ये सब हम लोग करने वाले हैं। और सबसे बढ़िया चीज बताता हूं, ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर
पूरा का पूरा जितना यहाँ ये मैटर आप लोग देख रहे हो, इवन इसमें नहीं सब में, यहां तक जितना मैटर है वो सब का सब मैटर एज इट इज आप लोग कहां पढ़ के आए हो, एडवांस अकाउंट्स में, है ना। आपका जो शेड्यूल नंबर 3 है उसमें आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, तो इतना काम अपना इजी हो गया, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। एडवांस अकाउंट्स में शेड्यूल 3 में जाकर के ट्रेड रिसीवेबल देखिएगा और उसका डिटेल जाकर के चेक करिएगा नोट्स के अंदर, तो आपको बहुत आराम से पता लग जाएगा कि यस सर यही तो वो सारे पॉइंट हैं जो हमने एडवांस अकाउंट्स के अंदर पढ़े थे कि हाँ फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। वो एज इट इज आपको यहाँ पे लिख देना है कि कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट होता है, उसका जो डिटेल वाला पॉइंट है वो एज इट इज पूरा का पूरा अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं है किसी तरह का। तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया कि एडवांस अकाउंट्स में चला गया, पूरा मैटर वहां से आप लोग पढ़ के आए हो, तो मुझे यहां से वापस पढ़ के समझाने की जरूरत नहीं रहेगी कि अपने को चेक करना चाहिए। बराबर जिस तरीके से आपका ट्रेड रिसीवेबल है सेम टू सेम जाएगा ट्रेड पेबल। शुरुआत की 5 चीजें तो वो की वो हैं सारी, फिर हमने क्या क्या बताना शुरू किया आपको। सबसे पहले हमने एग्जिस्टेंस चेक किया, चीजें वही, शुरुआत के 5 पॉइंट तो अपने वो के वो रहेंगे, तो हमेशा अपन यहां पे करते आ रहे हैं। एग्जिस्टेंस चेक किया, कंप्लीटनेस किया, वैल्यूएशन किया, राइट एंड ऑब्लिगेशन किया, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर किया। तो हमने यहां पे ले लिया सीधा सीधा ही सबसे पहले ट्रेड पेबल। तो देखें ट्रेड पेबल यहां पे हमको क्या कहता है, जैसा रिसीवेबल वैसा ही पेबल, सेम पॉइंट है। सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस चेक किया, तो इस बार भी वहां सेल्स इनवॉइस थे सर, यहाँ पे परचेज इनवॉइस देख लिया, एक से ज्यादा बार तो नहीं है। फिर हमने बुक्स में एंट्रीज चेक करके देख ली, जनरल लेजर, और इसको रिकंसाइल करके देखा, जनरल एंट्रीज और अकाउंट पेबल अकाउंट देखा, सेम पॉइंट है, खाली वर्ड चेंज कर दिया, टोटल वोडल चेक कर ली, सेम काम। एक्सटर्नल कंफर्मेशन यहाँ पे भी होगा, 505 को फॉलो कर लो, सेम। रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में 2 चीजें देखो, प्रॉपर ऑथराइज है कि नहीं है और आर्म लेंथ के ऊपर है कि नहीं है। फटाफट मैंने बोल दिया कि सेम कॉपी मारना है, कोई टेंशन ही नहीं है। एनालिटिकल में रेशियो निकाल लीजिए, इस बार परचेस का और ट्रेड पेबल्स का रेशियो निकाल लीजिए, कंपेयर करके देख लीजिए इंडस्ट्री से, प्रीवियस ईयर से। जहां अनयूजुअल ट्रेंड आपको दिख रहा है वहां पे इंक्वायरीज कर लीजिए, वर्किंग पेपर बना लीजिए, सेम टू सेम है भाई, बहुत फास्ट पढ़ सकता हूं मैं। कट ऑफ प्रोसीजर उस पीरियड से रेटेड है कि नहीं है देखिए। लास्ट के 4-5 दिन के अंदर क्या चक्कर है सर, वो यहां पे भी देखना है क्या? बिल्कुल देखना है भाई, फर्जी परचेज वर्चेज तो नहीं कर दिया, फर्जी परचेज और अगले साल के शुरुआत में वापस परचेज रिटर्न दिखा देंगे। ये तरीका परचेज को बढ़ाने के लिए। सर परचेज क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि प्रॉफिट्स कम दिखे। सर प्रॉफिट कम क्यों दिखा रहे हैं? ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो फ्रॉड वाले चैप्टर में, प्रॉफिट कम दिखाने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कई बार टैक्स पर्पज से हम ऐसा कर सकते हैं, उसके अलावा कई बार कोई बेनिफिट अपने को लेना हो, प्रॉफिट्स कम दिखा करके सब हमको जरूरत है, उसके लिए हो सकता है। प्लस कई बार कॉम्पिटिटर को कंफ्यूज करने के लिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑडिटर को सेटिस्फाई करना है, करेक्ट प्रॉपर सेम लैंग्वेज लिखी हुई है। परचेज और एक्सपेंसेस कुड बी अंडरस्टेड और ओवरस्टेड तो नहीं है, ये अपने को देखना है। इनवॉइसेस पिछले लास्ट के 5 दिनों के देख लीजिए, बराबर। फिर उसके बाद में कुछ सेम पॉइंट है, कुछ परचेज के वाउचर्स सेलेक्ट कर लीजिए, एजिंग रिपोर्ट लीजिए और प्रॉपर चेक कर लीजिए डॉक्यूमेंटेशन सपोर्टिंग वाले हैं कि नहीं है, बराबर। फिर वाउचर को गेट एंट्री, जैसे वहां शिपमेंट था वैसे परचेज किया होगा तो बट ऑब्वियस है माल इन्वर्ट तो आया होगा, तो वहां पे एंट्री चेक कर लीजिए कि प्रॉपर हुई कि नहीं है, तो पता लग जाएगा फर्जी वर्जी तो नहीं है। फिर एडवांस रिसीव अगर कस्टमर से हुआ है, एडवांस पैसा कुछ आ गया है, तो वो भी प्रॉपर तरीके से एंट्री हुई कि नहीं हुई वो भी अपने को चेक कर लेना चाहिए। सर वैल्यूएशन कैसे करेंगे? सेम। रिव्यू द प्रोसेस फॉलोड बाय कंपनी टू आइडेंटिफाई एन ओल्ड क्रेडिटर बैलेंस लायबिलिटी नीड्स टू बी रिटर्न बैक। पुराना कोई क्रेडिटर का बैलेंस पड़ा हुआ है, एजिंग वाला जिसको अपन कह रहे थे, तो वो अपने को चेक करना चाहिए। एजिंग पेबल बैलेंसेस अपने को यहां पे भी लेने हैं, सेम जैसा वहां लिए थे आपने वैसा ही यहां पे लेना है। फिर चेक द राइट बैक इन द लाइबिलिटी बैलेंसेस असेस नो लॉन्गर पेबल हैज बीन अप्रूव बाय एन अप्रोप्रिएट एंड ऑथोराइज मेंबर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। वही फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल डायरेक्टर, सेम पॉइंट अपना आ गया कि जहां पे राइट बैक द लाइबिलिटीज को राइट ऑफ कर रहे हैं अपन, बराबर, तो राइट बैक अपन कर रहे हैं। हो सकता है पेमेंट की भी अपने को जरूरत नहीं पड़ रही है, तो जो ऑथोराइजेशन है उसका वो प्रॉपर तरीके से हुआ कि नहीं हुआ ये अपने को चेक कर लेना चाहिए, बराबर ध्यान रखेंगे। फिर रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रेड पेबल जो है वो प्रॉपरली देख लेना चाहिए।
फॉरेन करेंसी का जो हमारे ट्रेड पेबल्स हैं, फॉरेन ट्रेड अगर हमने किया है तो उसका प्रॉपर तरीके से करेंसी एक्सचेंज का जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हुए कि नहीं हुए, ये पॉइंट आप वहां पे भी लगा सकते हैं, रिसीवेबल के अंदर भी। देन अंडरस्टैंड मैनेजमेंट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन इफ रिमेनिंग अनपेड। तो मैनेजमेंट किस तरीके से कैलकुलेशंस करता है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी और मैनेजमेंट का पॉलिसी जो है वो आप चेक कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जरूरत ही नहीं, शेड्यूल 3 आप यहां पे फॉलो करेंगे एज इट इज। अच्छा, एक चीज मुझे याद है, यहां पे आपको ट्रेड रिसीवेबल में वापस लेके आता हूं, यहां लिखा था नोट डाउन द ट्रांजेक्शन विद पार्टीज अंडर 189। सर ये क्या है? सीए फाइनल में लॉ में आप लोग पढ़ोगे 189 में कंपनी अपने डायरेक्टर्स के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर रही है तो उनका एक रजिस्टर मेंटेन करती है, तो जस्ट लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, तो वो चेक कर लेना चाहिए यहाँ पे। हाँ, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट्स हुए कि नहीं हुए। और कारो जो अपन लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के, नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं कारो के बारे में, तो कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर जो है उसके अंदर जो ट्रेड रिसीवेबल्स के रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हुई कि नहीं हुई अपने को देखना चाहिए। ये पेबल के अंदर भी देखा जाएगा, ध्यान में रखेंगे। तो सेम टू सेम अपना पॉइंट था, यहां आकर के ये पॉइंट भी अपना खत्म हो गया। ट्रेड रिसीवेबल भी एज वेल एज ट्रेड पेबल भी अपन ने यहाँ पे खत्म कर लिया। हाँ जी, तो अब हमारे पास में अगला पॉइंट आ रहा है लोन्स एंड एडवांसेस का। तो सर लोन्स एंड एडवांसेस में क्या करना है? लोन्स और एडवांसेस में भी तरीका वही, एग्जिस्टेंस देखेंगे, कंप्लीटनेस देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे, देन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हम लोग देखने वाले हैं। अब हमने कहा कि सर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर तो चलो ठीक है, लेकिन बाकी पॉइंट को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं सर कि कौन सा एग्जिस्टेंस में आएगा। कभी कभी पता चलता है, कभी नहीं पता लगता है ना। कौन सा हमारा कंप्लीटनेस में आएगा, कई बार हम नहीं पता लगा पाते हैं। तो आपने जो ऊपर तरीका फॉलो किया, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूरा लिखने को कहा जाए तो स्टार्टिंग 5 पॉइंट्स तो जो अपने हैं वो एज इट इज लिख दो, 1 लाइनर वाले। सर कौन से 5? भूलो मत, जैसा हमने ट्रेड रिसीवेबल के अंदर तरीका लिया था, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रेजेंटेशन, ये 5 पॉइंट इनके अंदर क्या क्या होगा वो लिख दीजिए। फिर डायरेक्ट हेडिंग लगा दीजिए ऑडिट प्रोसीजर। उसमें अगर आप ये डिफरेंशिएट नहीं करना चाह रहे हैं एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन और कंप्लीटनेस, तो कोई टेंशन नहीं है हमारी। आप सारे पॉइंट्स को 1 2 3 4 इस तरीके से लिख दीजिए, तो भी हमारा काम जो है वो बहुत बेटर तरीके से हो जाएगा। कॉपी चेकर को भी समझ में आ जाएगा कि आपको पता है कि ये 5 पॉइंट चेक किए जाते हैं और उसके लिए ये ऑडिट प्रोसीजर आपने काम में लिया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन ने बोल दिया कि लोन्स एंड एडवांसेस का अगर एग्जिस्टेंस चेक करना है तो यहां पे तरीका है डायरेक्ट कन्फर्मेशन ले लो, जिनको भी दिया है उनसे कन्फर्मेशन हमने ले लिया। कंप्लीटनेस चेक करने के लिए हमने हमेशा की तरह से लिस्ट ऑफ एडवांसेस ले लिया, बराबर। इसको आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कट शॉर्ट भी नहीं, पूरी एक लाइन बननी चाहिए। तो लिस्ट ऑफ ऑल एडवांसेस आपने ले लिया और उसको बैलेंस लेजर से आपने चेक कर लिया। अपने हिसाब से आप लैंग्वेज बना सकते हैं। लोन एग्रीमेंट आपने चेक कर लिया, चेक कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट्स, बराबर। मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग जहां पे कंफर्म आपने किया होगा लोन्स और एडवांसेस को, उसको चेक कर लेना चाहिए आपको ना। उसके बाद में थर्ड पार्टी से वेरीफाई कर लो, एक्नॉलेजमेंट उनसे जो हुआ होगा वो चेक कर लीजिए। प्लस अगर उन्होंने कोई लोन के बदले में सिक्योरिटी डिपॉजिट की हमारे पास में, तो वो भी यहां पे चेक की जा सकती है। तो देखो कॉमन पॉइंट है थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। अच्छा, इन जनरल भी आपको लोन्स और एडवांसेस में चेक करने को बोलता, तो आप क्या लिखते? आप लिखते सर सबसे पहला पॉइंट आप लिखते हैं कि सर हमको लोन एग्रीमेंट चेक कर लेना चाहिए, बराबर। फिर हमको मैनेजमेंट से एक बार लिस्ट ले लेनी चाहिए कि कौन कौन से हैं, बराबर। प्रॉपर एंट्रीज से, इसको जनरल एंट्रीज से हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर आप कहोगे सर हम थर्ड पार्टी जो कंफर्मेशन है वो हम लोग चेक कर लेंगे प्रॉपर है कि नहीं है। फिर अगर इस लोन के बदले में उन्होंने कोई सिक्योरिटी रखा है तो वो चेक कर लेंगे। फिर लोन के लिए मैनेजमेंट ने बट ऑब्वियस है बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह पास किए होंगे, उसके लिए मिनट्स की कॉपी चेक होती है सर, वो चेक कर लेंगे। तो यही चीज मैं आपको कह रहा हूं, बस दिक्कत यह है कि वहां ज्यादातर लोग इसको एकदम ऑडिटर शुड वेरीफाई, नंबर 1 लोन एग्रीमेंट, लिस्ट ऑफ ये, वहां आपके नंबर कटते हैं। पूरा लाइन लिखिए, ऑडिटर शुड वेरीफाई द लोन एग्रीमेंट टू फाइंड आउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। सेकंड नंबर, ऑडिटर शुड वेरीफाई या शुड गेट लिस्ट ऑफ ऑल द लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द मैनेजमेंट, बराबर। एंड उसको किससे करना है? वेरीफाई करना है, किससे? जनरल एंट्री से। नाउ ऑडिटर शुड ऑब्टेन थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, बराबर, इन प्रॉपर फॉर्म, ऐसे 505 यूज करिए ना। नाउ ऑडिटर शुड चेक द मिनट्स
ऑफ मीटिंग इन विच अप्रूवल मेड फॉर द लोन्स एंड एडवांसेस, बराबर। फिर ऑडिटर शुड वेरीफाई द सिक्योरिटी, है ना, अगर कोई चाहिए इफ रिसीव बाय कंपनी अगेंस्ट एनी लोन्स एंड एडवांसेस, ऑडिटर शुड वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। बस सिंपल सी हमारी बात हो रही है, तो इन्हीं को आपको लिखना है बस, और कुछ भी नहीं है यार, बहुत इजी प्रोसीजर है, कर सकते हो। नाउ फिर कंप्लीटनेस वाले पॉइंट के बाद में हमेशा की तरह रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमारा आ गया। सर इसमें क्या करना था, दो ही चीजें होती हैं इसके अंदर, दो, एक तो प्रॉपरली ऑथराइज है कि नहीं है ये ट्रांजैक्शन, सेकंड नंबर रीजनेबल और आर्म लेंथ के ऊपर है कि नहीं है। ये बार बार जो आर्म लेंथ वर्ड आ रहा है ये नया नहीं है आप लोगों के लिए, आप पढ़ के आए हो आर्म लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमने ये चीज कंपनी ऑडिट के अंदर भी ऑलरेडी पढ़ ली थी। रीजनेबल है, जितना बाकियों के साथ जिस रेट पर होता है वैसा इनके साथ भी है, वही रेट के ऊपर है, कोई स्पेशल बेनिफिट रिलेटेड पार्टीज को नहीं दिया हुआ, ये चेक करना होता है। वैल्यूएशन में कैसे करेंगे वैल्यूएशन सर लोन्स एंड एडवांसेस का, अब नॉर्मली तो एग्रीमेंट के थ्रू पता लग ही रहा है, लेकिन अब यहां पे कितना अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो गया, डाउटफुल के प्रोविजंस क्या हैं, एडवांस अगर कोई आया है तो उसके प्रोविजंस क्या हैं, वो सब देखने चाहिए। तो असेस द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, कंपनी क्या प्रोसेस फॉलो करती है, एजिंग रिपोर्ट यहां पे भी लेनी है, ट्रेड रिसीवेबल में, पेबल में, लोन्स एडवांसेस में, सब में लेना है, बराबर। वही अपना 30, 60, 60, 180 वाला। फिर स्क्रूटनाइज करो जो डाउटफुल लोन्स एंड एडवांसेस के लिए हैं, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके उनका पॉलिसी पता करो कि सर जो एडवांसेस आ रहे हैं या जो डूब गया है पैसा उसका एडजस्टमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है ना। फिर जो डिस्प्यूट अगर है तो उनको भी चेक कर लो, फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचो कि जो बैड डेब्ट आपने प्रोविजन किया वो एडिक्वेट है कि नहीं है, चेक कर लो जो भी राइट ऑफ प्रॉपर किए कि नहीं किए, प्रिपेयर शेड्यूल जो हुए होंगे बैड डेब्ट जो अपने लोन से एडवांसेस हो गए उनका प्रॉपर एडजस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ है, ये अपने को चेक कर लेना चाहिए। और ये जो राइट ऑफ किया जा रहा है अमाउंट, ये प्रॉपर अथॉरिटी ने ऑथोराइज किया कि नहीं किया, हाँ, जनरली कंट्रोलर या फाइनेंशियल डायरेक्टर। फिर फॉरेन करेंसी का अगर है तो उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ, रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी आपने प्रॉपर किया कि नहीं किया, तो वो अपने को यहाँ पे चेक करना चाहिए। अगेन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर आपका शेड्यूल 3, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, एडवांस अकाउंट शेड्यूल 3, जो आपने लोन्स और एडवांसेस का डिटेल पढ़ा, जिस फॉर्म में पढ़ा, वो एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, नया कुछ भी नहीं है, सेम वो का वो। तो जो वहां पढ़ते हो वो एज इट इज यहाँ पे लगा देना, टेंशन है ही नहीं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, सिंपल हो गया। नाउ अभी हम लायबिलिटी साइड के शेयर कैपिटल पे आ गए। डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में पढ़ के आए हो भाई, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, सबने पढ़ा हुआ है। मैं सीधा ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर आऊंगा। डेफिनेशन आप लोगों ने ऑथराइज का, इशूड का सब पढ़ा हुआ है, तो मैं आ जाता हूं ऑडिट प्रोसीजर पर। और क्या कहता है ऑडिट प्रोसीजर, देखिए सबसे पहला क्या करूं, सबसे पहले तो पीरियड एंड की शेयर कैपिटल चेक कर लूं, कितनी ऑथराइज है, कितनी इशूड है, कितनी पेड अप है टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर। इस साल का ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग हुआ ही होगा, बट ऑब्वियस है, तो वहां का क्लोजिंग, इस बार का ओपनिंग, सब कुछ मैंने पहले तो चेक कर लिया। इस साल भर में अगर कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है ना, शुरुआत में हमको पता लग गया कि हमारी जो एनडीडी है 100 करोड़ की उसकी ऑथोराइज कैपिटल है, मान लेते हैं, बराबर। हाँ, 10 करोड़ शेयर हैं एट द रेट ऑफ 10 है, मैंने सीधा ले लिया है, बराबर। 10 करोड़ एट द रेट ऑफ 10 हो गया, 100 करोड़ की कैपिटल है। अच्छा, उसमें इक्विटी, प्रेफरेंस में भी अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है, सब कुछ। 100 करोड़ की ऑथोराइज में से 20 करोड़ की कैपिटल कंपनी ने इशूड की हुई है, वो इशूड भी है, कॉल्ड अप भी है, पेड अप, जो कुछ भी है। और इस साल कुछ भी अगर इशू नहीं किया है तो रिटर्न कंफर्मेशन आपको लेना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी से कि इस बार कैपिटल के स्ट्रक्चर में कोई भी किसी तरह का चेंज नहीं है। चेंज नहीं का मतलब ना तो कोई कैपिटल रिडक्शन हमने किया है, ना कोई फोरफीचर है, ना कोई बायबैक है, ना कोई नया इशू है, ना कोई स्वेट इक्विटी इशू है, ना कोई राइट शेयर का इशू है, ना कोई बोनस इशू है, ये सब कुछ तो कंफर्मेशन ले लिया, ठीक है। बाई चांस अगर चेंज हो रहा है तो सबसे पहले तो मीटिंग्स के अंदर पास हुआ होगा, आप लोग कंपनी लॉ पढ़ के आए हो, कहीं पे एसआर पास करना पड़ता है, कई बार बोर्ड मीटिंग से हो जाता है, तो वो मीटिंग्स का आप लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर का जो ऑथराइजेशन हुआ होगा वो देख लो, ठीक है। फिर आपने जब भी इंक्रीजिंग या रिडक्शन या कुछ भी होता है तो आप आरओसी को वगैरह, आरओसी बोले तो एमसीए को, एमसीए का पूरा शेड्यूल हो गया ना, पूरा जो लाइन हो गया, तो वहां आपने कॉपीज भेजी होंगी, तो वेरीफाई कॉपी एंड फॉर्म्स फाइल टू एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इंक्रीज अगर आप ऑथोराइज शेयर कैपिटल में कर रहे हो, पेडअप में कर रहे हो, अच्छा, फॉरेन एफडीआई अगर है तो रिजर्व बैंक को आपने किया होगा फॉर नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर के लिए, वो सब आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो, फॉर्म्स आप लोग चेक कर सकते हो।
वेरीफाई करो कि जो आपकी पेड अप कैपिटल है वो ऑथोराइज कैपिटल से बाहर तो नहीं निकल गई। याद आया आपको, कई बार अपन ने पढ़ा ही है कि हमको बोनस शेयर इशू करना है, लेकिन अगर हम इशू करना चाहते हैं स्वेट इक्विटी देना है तो वो ऑथोराइज से बाहर जा रहा है, तो पहले ऑथोराइज बढ़ानी पड़ेगी फिर आप इशू कर सकते हो, तो वो चीज देख लेना चाहिए। फिर इंक्रीज अगर हुआ है ऑथोराइज शेयर कैपिटल में तो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो भी पे करनी पड़ती है उसके लिए गवर्नमेंट को, जो आप पे करते हो ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए, वो प्रॉपरली हुई कि नहीं हुई है, ये सब चीजें हमको देखनी चाहिए। सिंपल है, बराबर, बहुत इजी मैटर हो गया, टेंशन ही नहीं। प्रीमियम कैसे चेक करना है? पहले तो प्रीमियम का डेफिनेशन वगैरह सब सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट सबको आना चाहिए। ऑडिटर को करना क्या है? ऑडिटर का काम बहुत सिंपल है। एक तो जनरल एंट्रीज चेक कर ले कि सर कैपिटल के साथ जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में गया है। दूसरा, प्रीमियम का जहां जहां यूज होता है वहां प्रॉपर यूज हुआ है। और तीसरा, डिस्क्लोजर हुआ है। सर यूजेस क्या होते हैं मैं बताऊंगा ही नहीं यहाँ पे, सेक्शन 52 में सब कंपनी लॉ के अंदर पड़ गया है। वो कंपनीज कवर अंडर 133, नॉट कवर अंडर 133, टोटली ओवरऑल अगर 5 यूजेस बताऊं आपको तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मैं अभी वो 133 कवर नॉट कवर नहीं बता रहा हूं, मैं सीधा बता रहा हूं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, उसके अलावा कोई डिस्काउंट या अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह पड़ा हुआ है उसको राइट ऑफ करने में, बायबैक के अंदर, बराबर ध्यान में आ गया आपको। देन उसके बाद में बोनस शेयर इशू करने के अंदर, देन उसके बाद में अपने पास में एक और पॉइंट बचता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इन सब के काम में अपना ये आता है। बस वही चीज यहां पे अपने को ध्यान में रखनी है, वही 5 जो मेजर पॉइंट है वो अपन ने यहां पे ले लिए। तो बोनस शेयर इशू करने में देख सकते हो, ये देखिए शुरुआत में वही डेफिनेशन वगैरह आपको दी है, ठीक है। तो वेयर अ कंपनी इशू शेयर्स एट ए प्रीमियम वेदर कैश और अदरवाइज इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाना चाहिए, सब आपको आता है। फुली पेड अप बोनस शेयर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, कमीशन अंडरराइटिंग कमीशन डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के अंदर और बायबैक के यूज में आता है। आप लोग जानते हो तो ये देख लेना चाहिए। ऑडिट प्रोसीजर बहुत सिंपल है, वेरीफाई कर लेना चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा गया है और ये देख लेना चाहिए कि प्रीमियम का पैसा वहीं यूज में आ रहा है जहां पे लॉ ने ऑथोराइज किया हुआ है। ये ऑडिटर का काम है, सिंपल ऑडिट प्रोसीजर का लगाना है, सबको आता है। तो जितना लॉ, कंपनी लॉ भैया तुमने ढंग से पढ़ा होगा, शेयर कैपिटल वाले अपने चैप्टर का, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर जितने ढंग से पढ़े हैं सब कुछ यहाँ पे काम में आने वाले हैं। नाउ डिस्काउंट सेक्शन 53 चेक कर लो भाई, उसके प्रोसीजर चेक कर लो। नाउ टाइम डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता है एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, वो आपको एज इट इज चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि किया अगर तो पनिशमेंट है। तो ये तो 53 सॉरी अपन ने समझा दिया, इस स्वेट इक्विटी के अलावा और कहीं पर इशू नहीं कर पाओगे तो वो चेक कर लो। ये पेनल्टी का पॉइंट, लॉ का पॉइंट लिख दिया। ऑडिटर का प्रोसीजर सिर्फ ये है, वेरीफाई कर लेना है कि कंपनी ने कहीं पर भी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं किए हैं, बराबर। मिनट्स बुक वगैरह देख लो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है, और अगर किए भी हैं तो सिर्फ स्वेट इक्विटी वाले इशू हैं, ये उसको चेक कर लेना चाहिए। सिंपल। ना सर स्वेट इक्विटी में क्या करें? सेक्शन 54 की थ्योरी लगाओ, पढ़ाऊंगा नहीं मैं, ये पढ़ा यहां पे। ऑडिट प्रोसीजर क्या काम में लेना है, अब देखो अगर ये नहीं भी पढ़ के गए यहां से तो कैसे लिखोगे वो आपको बता देता हूं मैं। नहीं भी पढ़ा मान लो, फिर भी कैसे कर लो। अब सेक्शन याद हो तो सब कुछ याद है। यहां पे हमने कहा सर स्वेट इक्विटी हम देते हैं उन लोगों को जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, और कोई नो हाउ के बदले में देते हैं, कोई टेक्निकल नॉलेज या वैल्यू एडिशन के लिए देते हैं। तो बस वही सब चीज तो यहाँ पे चेक करनी है। रेजोल्यूशन पास किया, उसका कॉपी चेक करो, किन किन एम्प्लॉइज को दिया आपने वो चेक करो, डायरेक्टर्स को दिया किन चीजों के बदले दिया, विद कैश है या मतलब कुछ कंसिडरेशन लिया या नहीं लिया अदर देन कैश है, सब चीजें चेक करनी है। तो देखो जो लॉ में पढ़ा वो एज इट इज काम आएगा। जो सेक्शंस वहां आपने पढ़ा, सेक्शन की जो डिटेल्स आपने पढ़ी बस उन्हीं को तो चेक करना है। तो ऑडिटर ने सबसे पहले तो वेरीफाई किया कि एसआर पास किया कि नहीं किया, ठीक है। रेजोल्यूशन के अंदर जो एसआर पास किया उसमें नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस जो थी, कंसिडरेशन, किन क्लास ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को दे रहे हो वो लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा था या नहीं लिखा था, ये चेक कर लिया। अगर ये रिकॉग्नाइज है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो ये स्वेट इक्विटी शेयर जो हैं वो सेबी के रूल्स के हिसाब से हैं कि नहीं है, बराबर। और नहीं लिस्टेड हैं तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस फॉलो हुए कि नहीं हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये अपने को देखना पड़ेगा। द ऑडिटर ऑल्सो नीड टू वेरीफाई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स अगर हो रहा है, वॉज अ राइट इशू। अच्छा ये अगला पॉइंट हो गया अपना। ऑडिटर ऑल्सो नीड टू वेरीफाई वेदर द फ्रेश इशू ऑफ शेयर वॉज अ राइट इशू या प्रेफरेंशियल इशू। तो रिक्वायरमेंट जो भी शेयर कैपिटल की है वो पूरी हुई कि नहीं हुई है। यानी ये स्वेट इक्विटी तो अपना खत्म हो गया, जो जो चीजें ऑडिटर को चेक करनी है वो कर ली, लॉ का प्रोविजन यूं के यूं काम आएगा।
फिर उसी तरीके से अगर मान लीजिए सेक्शन नंबर 62 में किया है उन्होंने, वेदर राइट शेयर या प्रेफरेंशियल इशू या बोनस शेयर 63 में किया है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई कि नहीं हुई ये अपने को चेक करना चाहिए। सिंपल। सेम आया रिडक्शन इन कैपिटल, सेक्शन नंबर 66 आपने पढ़ा है, उसका अगर ऑडिट करना है तो उसमें जो लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा यहां पे चेक कर लीजिए। इतना सा तो पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। आइए मैं आपको बता भी देता हूं। सबसे पहले मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर हुई होगी जिसमें एसआर पास किया है, फिर याद है ट्रिब्यूनल का परमिशन लिया जाता है, तो वेरीफाई करो पहले तो आर्टिकल्स परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं, वो भी कर लिया। फिर ट्रिब्यूनल ने कंफर्म किया कि नहीं किया, फिर ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर का कॉपी है वो आपने आरओसी को भेजा है कि नहीं भेजा है चेक कर लिया, आरओसी का सर्टिफिकेट इंस्पेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। फिर प्रॉपर इसकी एंट्रीज हुई है कि नहीं हुई है, और शेड्यूल 3 के हिसाब से इसका प्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ ये अपने को देखना चाहिए। कंफर्म वेदर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स अगर है तो प्रॉपरली डिस्क्लोज किया कि नहीं किया ये अपने को यहां पे देखना चाहिए। तो शेयर कैपिटल, प्रीमियम, डिस्काउंट, स्वेट इक्विटी, इवन राइट इश्यू, इवन बोनस इश्यू, इवन रिडक्शन इन कैपिटल, इनकी ऑडिट का अगर कोई भी पॉइंट आता है तो आपको मजा आ जाएगा। आपको कंपनीज एक्ट का अपना फर्स्ट ग्रुप में जो आपने पढ़ा वो पॉइंट्स एज इट इज लिखने हैं कि ऑडिटर वेरीफाई करेगा एसआर पास किया कि नहीं, ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि ये चीज हुई कि नहीं, जो जो वहां लॉ में आपने पढ़ा उन सबको वेरीफाई करना, चेक करना, यही ऑडिटर का काम है। और जहां तक अगला पॉइंट है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, अगेन काम आ रहा है आपका शेड्यूल 3, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं। इसमें करना क्या है, एडवांस अकाउंट्स की आपकी बुक बराबर शेड्यूल 3 में जाएंगे, वहां जाकर के शेयर कैपिटल और नोट्स के अंदर उसकी जो डिटेल्स आपको देख रखी है नोट्स टू अकाउंट्स में कि ये शेयर कैपिटल में इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, आप वहां से ये देख लेंगे सेम टू सेम वही सारे पॉइंट जो है वो एज इट इज अपन ने यहां पे लिखे हैं, यहां तक सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो आपको वो यूं का यूं फॉलो कर लेना है, उसमें कुछ भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। एज इट इज जो आप वहां से याद करते हो वो यहां पे भी लिखना है अगर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर पूछे तो। चलिए जी, नेक्स्ट में हम आगे रिजर्व एंड सरप्लस हमसे पूछ लिया गया कि भैया इसको कैसे चेक करोगे, तो हमने कहा एग्जिस्टेंस चेक करेंगे सबसे पहले, तो पीरियड एंड में कितना है, कंप्लीटनेस चेक करेंगे कि पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं हुआ, उसी ईयर से रिलेटेड है कि नहीं है, वैल्यूएशन देख लेंगे कैलकुलेशंस प्रॉपर है कि नहीं है, और जैसा प्रेजेंटेशन होता है एफआरएफ के हिसाब से फिर से वो है कि नहीं, ये चीजें हमको यहाँ पे देखनी है। देखें ऑडिट प्रोसीजर जो है वो हमारा किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले टेली द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रीवियस ईयर का एंड, इस साल का ओपनिंग, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस चेक करो। फिर एडिशन और यूटिलाइजेशन कितना हुआ है करंट ईयर में, उसके लिए क्या क्या चीजें चेक करनी है। सबसे पहला तो पीएनएल चेक करो, ट्रेस द मूवमेंट एज डिस्क्लोज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी टू सरप्लस, डेफिशिएट एज पर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर अंडर ऑडिट, फॉर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डिविडेंड पेमेंट and the tax related thereto, dividend distribution tax, verify the resolution passed by the board at the time of declaration of dividend। मतलब अब आपको करना क्या है, हमने कहा रिजर्व एंड सरप्लस में जो जो चीजें हैं, चाहे पीएनएल है उसको वेरीफाई करिए, जितने भी सिक्योरिटी प्रीमियम है देखिए कहां कहां उसका यूज हुआ है बराबर, उसी तरह से जो जो रिजर्व एंड सरप्लस आपके पड़े हुए हैं, कितना इस साल उसमें ट्रांसफर हुआ है, कितना उसका यूटिलाइज हुआ है, उन सबको आपको वेरीफाई करना है। फिर से अपने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से, अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम 52 के हिसाब से, अदर इक्विटी जो भी पड़ा है अंडरस्टैंड करना है, रीजंस क्या रहे ट्रांजैक्शन के, जो कुछ भी आपने एंट्रीज की होंगी उनको चेक कर लीजिए, इसके अंदर अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कल को आपने सीआरआर बनाया होगा तो बट ऑब्वियस है आपने पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर की एंट्री की होगी बराबर, या जनरल रिजर्व टू सीआरआर किया होगा तो यहां से बट ऑब्वियस है आपका अमाउंट लेस हुआ है, या किसी एंट्री से अमाउंट ऐड हुआ है, तो जो कुछ भी है आपको यहां पे जो है वो चेक कर लेना चाहिए कि प्रॉपर है कि नहीं। डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आपकी वही है जो शेड्यूल 3 में आपको दिए। मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया ये कि शेड्यूल 3 में जो आपने पढ़ा है वो एज इट इज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि हाँ ये सारी चीजें इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्लोज होती हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए बराबर। तो ये सारा पॉइंट हमारा काफी कुछ हो गया। बोरोइंग्स सब हमारे पास में है, देख लें डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आ गई, कुछ कुछ पॉइंट्स अब अपने पास में इस चैप्टर के बचे हुए हैं। बोरोइंग्स है, कैश बैंक हमारे पास में बचा हुआ है, और देन हमारा ये पॉइंट जो है
वो हो जाएगा एब्सोल्युटली एंड। आइए देख लेते हैं एक बार इसको, बोरिंग्स वाले पोर्शन को एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा है आपको। आइए चेक कर लेते हैं। तो हमारा बोरिंग्स का क्या सिस्टम है, फिर से वही चीजें अपन ने लिख दी। तो हमने कहा सर कई 4 हैं कई 5 है, एक ही बात हमारी हो गई। एग्जिस्टेंस हमने देख लिया, कंप्लीटनेस देख लिया, वैल्यूएशन हमने देख लिया और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अपन ने देख लिया। तो ये चीजें जिसमें ये मेन चीजें अपनी जो रहेंगी वो इसी तरह की रहेंगी। तो सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस में जो जो चीजें अपनी होती है, जो स्टार्टिंग आपने हर जगह पढ़ी है वो एज इट इज आपको लिख देना है। जो भी बोरिंग्स हैं प्रॉपर तरीके से सारी आ गई हैं, एग्जिस्ट हैं बैलेंस शीट में, सारी उस पीरियड से रेटेड हैं। वैल्यूएशन करेक्ट अमाउंट जो है उनका लिखा गया है और शेड्यूल 3 के हिसाब से उनका प्रेजेंटेशन भी हुआ है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट पे आए ऑडिट प्रोसीजर। यही तरीका मैं आपको कह रहा था कि अगर अलग अलग करना नहीं आए तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। सबसे पहले बोरिंग्स जो हमारा हुआ उसके लिए बोर्ड मीटिंग जो है, नया लैंडिंग एग्रीमेंट, बोर्ड मीटिंग ने रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया। फिर उसके बाद में इंश्योर दैट सिग्निफिकेंट डेब्ट कमिटमेंट शुड बी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक ही बात हमारी हो गई है। फिर डिटेल्स ऑफ लोन रिकॉर्डेड, आप लोन एग्रीमेंट चेक करिए, बहुत कॉमन तरीका है ये तो कि भाई लोन लिया आपने, बोरो किया तो लोन का एग्रीमेंट चेक करो। इससे हमको नेचर क्या है और रीपेमेंट की टर्म्स क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कब पे करना है, वो सब पता लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वेरीफाई दैट बोरोइंग लिमिट इम्पोज बाय एग्रीमेंट आर नॉट एक्सीडेड, जो एग्रीमेंट में लिमिट दे रखी है बोरोइंग के उससे हम एक्सीड तो नहीं कर गए, है ना। फिर अगर ओवरड्राफ्ट लोन्स वगैरह हैं तो बैंक से कंफर्मेशन आप लोग ले सकते हैं, लेंडर से थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। ये यहां पे अपना ये पॉइंट जो है वो इधर से भी काम आ जाएगा, ये देखो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। एग्री डिटेल्स ऑफ लीज और हायर परचेज क्रेडिटर अगर हैं तो उनसे भी आप ले लीजिए और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके देख लीजिए प्रॉपर तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है, सिंपल है, ठीक है। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, सर ये क्या है, ये ऐसे 505 लगाओ ना आपका, उससे आपको जो है डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर है मेल के थ्रू, देखो एक बार देख लेते हैं भाई। असर्टेन दैट कंफर्मेशन आस्क फॉर ऑल इंफॉर्मेशन, जो हमको चाहिए टेस्ट बेस के ऊपर हम कुछ चीजें सेलेक्ट करके मंगवा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट, ड्यू डेट वगैरह ये सब कुछ पता लगा लेंगे। मेल कर दो रिक्वेस्ट को अंडर आर कंट्रोल टू अ पर्सन विद इन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है, हु शुड एक्सपेक्टेड टू बी नॉलेजेबल अबाउट द क्लाइंट ऑब्लिगेशन, जो आपने पढ़ा हुआ है कि थर्ड पार्टी में भी वो पर्सन जो इस चीज की नॉलेज रखता है उससे हम कंफर्मेशन मंगवा लेते हैं, मेल डाल देंगे। देन रिमाइंडर डाला उनको जो नॉन रिप्लाई जिनका हुआ, फिर जो भी कंपेयर कर लो रिप्लाई टू रिक्वेस्ट, बराबर क्या हमने मांगा था, देन रिप्लाई आ गया, उसको देख लीजिए, इतने लोगों का रिप्लाई आ गया, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बराबर। रिकंसिलेशन जो है वो सब बन जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट अगेन शेड्यूल 3 में जो भी बोरिंग्स की, ये देखो आपने ये सब पढ़ा हुआ है, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं, शॉर्ट टर्म हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, वो चीजें अपने को यहाँ पे एज इट इज, ये देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो शेड्यूल 3 में जो कुछ भी आपने पढ़ा, मेरे लिए फिर से बोल रहा हूँ बहुत इजी काम हो गया कि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का पॉइंट आप एज इट इज फॉलो कर लेंगे, जो आपने वहां से पहले से कर रखा है, ये अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए, बराबर। तो ये काफी सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ आकर के खत्म हो जाएंगे जो अब तक हम लोगों ने कर लिए हैं। कैपिटल के पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, हाँ ये जो पॉइंट है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये कई जगह पे हम ले रहे हैं, कई जगह पे नहीं ले रहे हैं। एक्चुअल में जो भी हमारी फिक्स एसेट्स वगैरह होती है वहां कई बार हम ये चीज देख लेते हैं कि भाई राइट्स हमारे हैं कि नहीं, हम ओनरशिप रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। बाकी में आप रिमेनिंग 4 पॉइंट्स लगा सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां आकर के हमारा एक मेजर पोर्शन जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल 2 चीजें बची हुई हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग कर लेंगे, प्लस हमारे पास में एक चीज और बचेगी, प्रोविजन एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज को कैसे हम लोग चेक करते हैं। प्लस मैं आपको इस चैप्टर के, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया और हर बार क्वेश्चन आने वाला है इसके ऊपर, अब तक जो आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, तो कुछ एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे इसके ऊपर कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से यहाँ पे क्वारी इस टॉपिक के ऊपर हुए हैं, उनके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेंगे, बराबर, ठीक है। तो इतना आज के लिए आप लोग करिए, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को करने वाले हैं एब्सोल्युटली खत्म।